महाराष्ट्र के पुणे में इंद्रायणी नदी पर बना हुआ एक पुराना लोहे का पुल आज अचानक टूटकर गिर गया। यह घटना कुंडमाला में हुई है, जहां मानसून में पर्यटकों की यानी टूरिस्टों की भारी भीड़ उमड़ती है। पुल गिरने से कई लोग बह गए। बचाव कार्य जारी है और सरकार ने अब तक मरने वालों की संख्या 2 बताई है, लेकिन असल संख्या बाद में पता चलेगी और अगर असल संख्या पता चल गई तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इधर आज ही सुबह सुबह बीजेपी शासित उत्तराखंड में एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने से पायलट समेत सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। यहां पर दोनों बीजेपी शासित राज्य, स्पेशली क्यों बोल रहा हूं, आज ये 2 बड़ी घटनाएं जो हैं दोनों बीजेपी शासित राज्यों की है। एक उत्तराखंड, दूसरा महाराष्ट्र। तीसरा, इससे पहले की एक घटना आपने देख लिया है, अहमदाबाद की घटना, वो भी बीजेपी शासित गुजरात है। लेकिन यहां बीजेपी शासित इसलिए खास तौर पर याद दिला रहा हूं क्योंकि देखना होगा कि अब इन राज्यों के मुख्यमंत्री इन घटनाओं के बारे में केंद्र सरकार को क्या कहते हैं, क्योंकि खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि दुर्घटनाएं रोकी नहीं जा सकती, एक्सीडेंट्स रोके नहीं जा सकते। अभी 3 दिन पहले जो घटना 12 तारीख को घटी अहमदाबाद में, एयर इंडिया प्लेन क्रैश वाली घटना, उसके बाद अमित शाह ने यह बात कही थी। जब आम लोगों की जान बचाने पर सरकार ने ही हाथ खड़े कर लिए हैं, तो जनता अब किसके पास जाकर अपनी पीड़ा कहे। वैसे आपको बता दूं कि उत्तराखंड में इससे पहले 8 मई को ऐसे ही क्रैश में 6 लोग मारे गए थे। पिछले हफ्ते 7 जून को ही रुद्रप्रयाग में सड़क पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी। वहीं मई में एक और हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उत्तराखंड में ही, लेकिन जान का नुकसान नहीं हुआ था, किसी की जान नहीं गई थी। तो लगभग 1.25 महीने में कम से कम 5 हवाई दुर्घटनाएं अकेले उत्तराखंड में हो गई। दरअसल अभी 4 धाम यात्रा चल रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी आ रहे हैं। ऐसे में हेलीकॉप्टर सेवाएं देने का चलन भी बढ़ा है। बाकी इसके नियम कानून सख्त क्यों नहीं है, खराब मौसम के बावजूद उड़ान भरने की इजाजत क्यों मिल रही है, और इन विमानों के जो टेक्निकल इश्यूज हैं उसको कौन देखता है, कौन जांच परख करता है, ये सारी चीजें जो हैं, ऐसे सवालों का अब कोई मतलब शायद नहीं है। हालांकि सवाल फिर भी उठ रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर बेहद पीड़ादायक है। पायलट समेत 7 यात्रियों की मृत्यु हुई है। पीड़ितों के परिवारजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। दुख की इस घड़ी में शोकाकुल परिजनों को भगवान शक्ति प्रदान करें। पिछले 6 हफ्तों में यह 5वां ऐसा हेलीकॉप्टर हादसा है। इन हादसों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। राज्य और केंद्र सरकार से अपील है कि इन हादसों की जांच हो और सही सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। देश में हो रहे ऐसे हादसे वाकई अब डराने लगे हैं दोस्तों, क्योंकि हादसों के बाद अब जिम्मेदारी तय करने का चलन ही लगभग खत्म किया जा रहा है। और उधर दुनिया में भी यही हाल है। दुनिया के हाल अगर देखे जाएं तो दुनिया के हाल बहुत बुरे हो रहे हैं। इजराइल, और ये तस्वीर जो देख रहे हैं आप, ये तस्वीर दरअसल पुणे की है, जिसकी शुरुआत में पुणे में ये लोहे का पुल जो गिर गया। 100 से ज्यादा लोग इस पुल पर थे और यहां इंद्रायणी नदी और यहां पर ये ब्रिज, और कितने लोग मरे हैं अभी तक इसका पूरा पता नहीं है। 2 लोगों की बात सरकार ने कही है और शुरुआती जो बात कही जा रही थी कि 15 से 20 लोग जो हैं वो बह गए हैं। देखते हैं क्या कुछ आता है। लेकिन चले जरा आपको ईरान और इजराइल की बात करते हैं, उसकी बात बताता हूं। इजराइल और ईरान के बीच जंग में अब अमेरिका का दखल दिखाई देने लगा है। इजराइल चाहता ही है कि इस जंग में अमेरिका शामिल हो ताकि उसे ईरान के यूरेनियम संवर्धन स्थल खत्म करने में मदद मिले। वहीं ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उधर ईरान ने इजराइल की मदद कर रहे देशों को चेतावनी दे दी है कि ऐसा करके वो ठीक नहीं कर रहे हैं, और जिसमें ईरान ने अमेरिका को, इंग्लैंड को, फ्रांस को, इन तमाम राज्यों को साफ साफ ईरान ने चेतावनी दे दी है कि आप अगर मदद करेंगे इजराइल की तो फिर यह ठीक नहीं होगा। वहीं रूस और चीन खुलकर ईरान के साथ खड़े हैं। हालांकि रूस कह रहा है कि मैं मेडिएशन के लिए तैयार हूं, मध्यस्थता के लिए तैयार हूं। चीन खुलकर ईरान का साथ दे रहा है। अब पाकिस्तान ने तमाम इस्लामी देशों को एकजुट होने की अपील कर दी है।
यानी दुनिया में एक बार फिर दो गुट बनते हुए दिख रहे हैं और मोदी को अब शायद समझ आएगा कि गुट निरपेक्षता से हटने का कैसा अंजाम होता है। वैसे ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इजराइल पर ईरान के हमलों में अडानी को नुकसान होता दिख रहा है। जी हां, इजराइल ईरान हमला और अडानी कहां से आ गए? खासकर हाइफा पोर्ट को लेकर चिंताएं अडानी की बढ़ गई हैं। हाइफा पोर्ट इजराइल जहां गए थे नरेंद्र मोदी और समुद्र के किनारे दोनों, आपको याद होगा इसके पहले वाले टर्म में, 2019 वाले टर्म में, खैर याद नहीं होगा तो कभी देख लीजिएगा, लेकिन हाइफा पोर्ट को लेकर चिंता है अडानी को। ऐसे में मोदी के लिए यह परीक्षा की घड़ी है कि वो ईरान को संभालें या अडानी का नुकसान देखें। मोदी तो आज साइप्रस पहुंच गए हैं, फिर वो कनाडा और क्रोएशिया जाएंगे। 5 दिनों की यात्रा में नरेंद्र मोदी आज 2 दिन के लिए साइप्रस पहुंचे हैं, उसके बाद 2 दिन के लिए कनाडा जाएंगे, फिर क्रोएशिया और 19 तारीख को वापस आएंगे। साइप्रस में मोदी मोदी शुरू हो गया है। जैसे ही पहुंचे मोदी 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 चिल्ला रहे थे लोग, जैसे चिल्लाते हैं, और सरकार और खासकर मोदी जी इसमें खुश हैं। लेकिन सरकार की खुशी में देश को क्या फायदा मिल रहा है, अब यह सोचने की बात है। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दूं कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी समेत 66 भारतीय कारोबारियों के पास इसी साइप्रस का गोल्डन पासपोर्ट है। यह जानकारी के लिए आपको बता रहा हूं, जिस साइप्रस में नरेंद्र मोदी गए हैं, इसी साइप्रस के 66 भारतीय कारोबारी हैं इस साइप्रस में, जिसके पास साइप्रस का गोल्डन पासपोर्ट है। दरअसल 2007 में साइप्रस ने आर्थिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्तियों को साइप्रस की नागरिकता प्रदान करने की सुविधा देने के लिए यह योजना शुरू की थी, जिससे देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया। लेकिन 2020 में इसे खत्म कर दिया गया, क्योंकि आपराधिक आरोपों, संदिग्ध चरित्र और पीईपी का मतलब पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, इन लोगों के लिए इसका ज्यादा, ये लोग जो हैं इसका ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे इस गोल्डन पासपोर्ट का। खैर, आज न्यूज पॉइंट में हम चर्चा करेंगे कि मोदी 3 देशों की यात्रा से देश को अब क्या हासिल करेंगे, क्या देने वाले हैं मोदी की जो ये 3 देशों की यात्रा है, देश क्या हासिल करेगा, ये सीधे शब्दों में कहें तो। और देश में हो रही दुर्घटनाओं पर क्या बदलेगा सरकार का रवैया, ये भी हम समझेंगे। लेकिन दुर्घटनाओं की बात पहले करेंगे और उसके बाद फिर साइप्रस की बात भी करेंगे। नरेंद्र मोदी देखिए उतर रहे हैं स्विस पोर्ट का लगा हुआ, और उसके अलावा जरा इजराइल और इराक की बात, माफी चाहूंगा, इजराइल और ईरान की बात भी करेंगे। तो ये सारी बातें, लेकिन दुर्घटना, और आखिर ये जून का महीना दुर्घटनाओं का महीना होने वाला है क्या, ये भी समझेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा जल्दी से स्क्रीन पर देखिए 4 हमारे वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, संजय कुमार सिंह साहब हैं, प्रेम कुमार जी हैं और जयशंकर गुप्त जी हैं। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। प्रेम कुमार जी, सीधे सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। शाम को खबर आ गई पुणे की, सुबह खबर आई रुद्रप्रयाग की, और 4 धाम यात्रा उधर चल रही है। हेलीकॉप्टर क्रैश, पुल गिरना, उससे पहले एयर इंडिया का विमान गिरना, आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? इसलिए ये सवाल कर रहा हूं क्योंकि ये हमको आपको ही ये सवाल करना होगा, हमको आपको ही इसका जवाब भी ढूंढना होगा, क्योंकि देश के गृह मंत्री कह चुके हैं कि एक्सीडेंट्स को हम रोक नहीं सकते, दुर्घटनाएं होंगी उसको हम रोक नहीं सकते। क्या माना जाए? शुक्रिया राजीव जी। देखिए, जिनको हम लोग दुर्घटना कह रहे हैं, क्या वास्तव में वो दुर्घटना है? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण, बात यहीं से शुरू करनी पड़ेगी, इस सवाल से ही शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ समय पहले हम देख रहे थे लगातार पुल गिर रहे थे, लगातार पुल गिर रहे थे, और वो पुल का गिरना भी, उसमें मान लीजिए लोग की मृत्यु हो या ना हो ये एक अलग बात थी, लेकिन पुल जब गिर रहे थे तो किसी न किसी दुर्घटना में लोगों की भी मृत्यु हो सकती थी, जो आज ताजा उदाहरण पुणे में आया है। ये पुणे की घटना, इसकी बुनियाद तो पहले से पड़ी हुई है। हम पिछले 1-1.5 साल से देख रहे हैं कि लगातार पुल गिर रहे हैं। तो ये पुल क्यों गिर रहे हैं, इसके कारणों में हम कभी जाएंगे ही नहीं अगर अमित शाह जी की बात पर यकीन करेंगे कि ये दुर्घटनाएं तो होंगी, दुर्घटनाएं तो होती रहती हैं, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। तो इसीलिए वो सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या ये एक्सीडेंट्स हैं, एक्सीडेंट जिसको हम बोलते हैं। अब हवाई दुर्घटना की बात ले लीजिए, भाई इतनी बड़ी, सबसे बड़ी हाल फिलहाल में जो घटना घटी हवाई
गुजरात में, उस पर चर्चा रोज हो रही है। अहमदाबाद में एक प्लेन किस तरह से गिरा और फ्यूएल उसको मिला कि नहीं मिला, बहुत सारी थ्योरीज भी हैं, लेकिन कोई ना कोई थ्योरी तो है जो जिस वजह से ये घटना घटी। तो वो क्या आपदा है, वो क्या एक्सीडेंट है, वो क्या दैवीय संजोग है, या आपदा को भी माना जाता है कुदरती, क्या वो कुदरती है? तो हमें नहीं लगता कि वो कुदरती है। लेकिन हमें और आपके लगने से क्या होगा? अमित शाह जी को क्या लगता है, ये महत्वपूर्ण है। अमित शाह जी कब मानेंगे कि ये इसमें कोई बड़ी लापरवाही है? तो ये लापरवाही तो पहले माननी पड़ेगी, तब उसको जानना समझना होगा, जिम्मेदारी तय करनी होगी। और जिम्मेदारी, जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है, इसका मतलब आप नाकाबिल है, आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, एक्सीडेंट्स पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ये चार धाम यात्रा इतनी महत्वपूर्ण, और चार धाम यात्रा में इस हाल फिलहाल में हमने अभी प्रियंका गांधी का ट्वीट भी देखा, ये 5 से 6 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, हवाई दुर्घटना। तो ये सब के सब क्या ऐसी दुर्घटनाएं जो टाली ही नहीं जा सकती, जिसको रोका ही नहीं जा सकता, ये तो होना ही था। तो इसमें ये बात अमित शाह जी को बतानी पड़ेगी कि ये दुर्घटनाएं रोकी जा सकती थी कि नहीं रोकी जा सकती थी। तो ये तब होगा जब इसके कारणों को जाना जाएगा। और ये तो इंसिडेंट्स वो हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे इंसिडेंट्स तो हमारी नजरों में नहीं आते, छोटी छोटी घटनाएं देश भर में होती हैं। अगर उन छोटी घटनाओं से ही अगर सीखा जाए, अभी जैसे विमान दुर्घटना हो रही है, तो हम अगर ये पता लगाते हैं क्या वहां समुचित मैन पावर है, क्या वहां रख रखाव ठीक ढंग से हो रहा है, तो इन पैमानों पर हम पूरे विमान पत्तन जो है, विमान की जो देख रेख करने वाली समिति है, वो रिक्रूटमेंट्स नहीं कर रही है, क्योंकि जरूरत है लेकिन उसको रिक्रूट नहीं कर रही है। तो ऐसी स्थिति में कॉम्प्रोमाइज्ड जो सुरक्षा व्यवस्था है, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? आम आदमी भुगत रहा है। तो ये हम ये भी देख रहे हैं, जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ एयर इंडिया का, उसके बाद से ये घटनाएं ज्यादा घटी। हमने देखा कि शिवराज सिंह चौहान ने कुर्सी दिखाई कि देखो हम टूटी कुर्सी पर